हम सब जानते हैं कि यह वर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 28वां संस्थापक सप्ताह समारोह का है। अगले 10-11 वर्ष के दौरान सभी संस्थाओं के सामने एक नई चुनौती होगी और वह होगी जब 2031-32 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। उस समय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं को इस 10-11 वर्षों के दौरान कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना है, किन चुनौतियों का सामना करना है। ये चुनौती आपके व्यक्तिगत जीवन की हो सकती है, सामाजिक जीवन की हो सकती है और राष्ट्रीय जीवन की भी हो सकती है। इन सब में आपकी क्या भूमिका होगी, इन सभी का सामना करने के लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। आज का इस अवसर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक नवीन मंच के साथ ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और अपने पूज्य गुरुदेव की शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के उस प्रकल्प को पूरी तन्मयता के साथ अपनी साधना का हिस्सा मानने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव और गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने एक लंबे समय तक गोरक्ष पीठ के माध्यम से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया था, आज इन सब की प्रतिमाएं भी इस मंच पर स्थापित हुई हैं। उनका लोकार्पण अभी समारोह के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में आज यहां पर संपन्न हुआ है। ये प्रतिमाएं केवल प्रतिमाएं नहीं, ये हमारी प्रेरणा भी है, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हमें समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और उन सभी को आदर्श मान करके हम भी आगे बढ़ सकें, इसी बात को लेकर के ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद मनाता है। हमें याद रखना होगा कि कोई व्यक्ति बड़ा अचानक नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए उन्हें प्रयास करना होता है, इसके लिए उन्हें कोई अपने आदर्श सामने रखने पड़ते हैं, अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करना पड़ता है। नकारात्मकता जीवन की किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और याद रखना, नकारात्मक व्यक्ति कभी भी जीवन के उच्च शिखर पर नहीं पहुंच सकता। जीवन में सफलता का राज आज के जो मुख्य अतिथि ने आपको बताया कि व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो और साथ साथ एक टीम वर्क करने का, एक साथ सबको साथ लेकर के चलने का एक भाव उसके मन में हो, तो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। कल मैं रात्रि को जनरल साहब के साथ चर्चा कर रहा था और मैंने उनसे इस बारे में कहा, मैंने कहा जनरल साहब मुझे एक बात बताएं, कि देश की सीमाओं की रक्षा करता हुआ हमारा एक सैनिक
जब उन दुर्गम क्षेत्रों में देश की सीमा की रक्षा करता है जहां पर वर्ष भर बर्फ पड़ा रहता है, कैसे संभव हो पाता है? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन व्यक्ति गया, उसने एक सामान्य घटना को लेकर के या वहां पर मौज मस्ती की दृष्टि से जा सकता है, रह सकता है, लेकिन निरंतर दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए कैसे संभव हो पाता है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो आसान कार्य है और सैनिकों को तो वहां पर निरंतर एक नई ऊर्जा, एक नई ऊष्मा मिलती है। बर्फ है इसीलिए वो वहां रह भी पा रहा है, क्योंकि उसको जूझना है और जूझते हुए उसको अपने अनुकूल बनाना है। जब वह उस बर्फबारी को अपने अनुकूल बनाता है तो ही वह दुश्मन की छाती को बेधने की क्षमता रखता है। और तब उन्होंने दिनकर की पंक्तियां उस समय कही कि बड़ा होने के लिए व्यक्ति को निरंतर परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम का रास्ता कहां से शुरू होता है? जो महाकवि दिनकर ने कहा था कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, और नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। यानी विघ्न बाधाओं को चुनौती मानते हुए उसका डटकर के मुकाबला करने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है इसका उदाहरण इस सदी के कोरोना कालखंड में भी जिस रूप में इस देश का प्रत्येक नागरिक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ इस महामारी से जूझता हुआ, लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, यह किसी भी आपदा से लड़ने की एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा इस देशवासियों को प्राप्त करता है, प्रदान करता है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि कोविड-19 ने हमारे सामने चुनौती जरूर प्रस्तुत की, लेकिन अवसर भी दिए। वे अवसर किस रूप में? हर एक नागरिक बचाव के साथ साथ उन रास्तों को तलाश करने के लिए भी, चाहे वह मजबूरी में ही सही और चाहे कार्य पद्धति को आसान करने के लिए ही सही, उसने तकनीक के महत्व को समझना प्रारंभ किया, तकनीक से जुड़ा। आज जब मैं किसी बच्चे से मिलता हूं, मैं उससे बोलता हूं वे स्कूल नहीं गए, वो कहता नहीं, तो मैं कह रहा हूं इसका मतलब तुमने स्कूल छोड़ दिया है? और कहता नहीं, छोड़ा नहीं, हमारी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम वर्चुअली क्लास अटेंड कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज इस बात को बोलते हैं, यानी इसका मतलब उसके मन में एक ललक है और वह वर्चुअली या ऑनलाइन क्लास अटेंड करके आज अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। और मैंने इस बात को भी देखा, बहुत सारे बच्चे जब आते हैं कहते हैं कि हमारे स्कूल कब खुलेंगे, अब हम फिजिकली भी जाना चाहते हैं स्कूल, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जनरल साहब ने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लासरूम में बैठ करके ही हम उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, केवल गूगल के माध्यम से, ऑनलाइन से वो संभव नहीं हो सकती। उन लोगों, उन सभी चीजों को एकदम स्पष्ट करने के लिए आज बच्चों के मन में एक नई ललक देखने को मिली है, और उस नई ललक को देखने के लिए ही हम सबको आगे बढ़ना होगा। याद रखना, कोविड-19 के बारे में केंद्र और प्रदेश सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही है, बचाव का, जागरूकता का, आने वाले समय में वैक्सीनेशन भी हो, इसकी भी तैयारी है। लेकिन जब कोई वायरस एक बार आ जाता है तो लंबे समय तक बचाव का रास्ता जनता को सतर्कता के माध्यम से ही निकालना होगा। और इस सतर्कता का रास्ता
आप सभी लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश ने इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी से एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई ने सफलता की नई ऊंचाइयां इस वर्ष प्राप्त की। 1977 से लेकर के 2017 तक कोई वर्ष ऐसा नहीं था जब प्रदेश के अंदर 600 से लेकर के 1500 मौतें केवल 3 महीने के अंदर होती थी। हर महीने भर जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में इतनी मौतें हो जाती थी। लेकिन पिछले 3 वर्षों के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हर एक विभाग को जवाबदेही के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और जन समुदाय को उसके साथ जोड़ने का परिणाम रहा कि इंसेफ्लाइटिस की मौतों पर 95% नियंत्रण करने में प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई। इसलिए क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम था और इसके साथ आम जनमानस की भागीदारी हुई तो सफलता की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया। 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रण करने में हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। इसके लिए सावधानी बरतनी पड़ी, अवेयरनेस के बड़े कार्यक्रम को हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ा और उसी अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने वर्तमान में भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रदेश सरकार ने जगह जगह लगाए हैं जो हर एक व्यक्ति से 2 गज की दूरी का पालन करने, मास्क जरूरी है इसका पालन करने के लिए उन्हें निरंतर इसका आह्वान कर रहा है। याद रखना, हमें इसका पालन निरंतर करना पड़ेगा, न केवल हम अपने पास और अपने परिवार से करें बल्कि अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को। जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आप वर्चुअल क्लास के लिए या ऑनलाइन क्लास के लिए कर रहे हैं, इसके माध्यम से भी अवेयरनेस पैदा करने के लिए आम जनमानस में भी इसको एक अभियान का हिस्सा बनाएं। और ये कार्यक्रम अगर निरंतर आगे बढ़ेगा, शासन, प्रशासन और जन समुदाय और देश का युवा अगर इस अभियान के साथ जुड़ जाएगा तो हमें सफलता प्राप्त होने में कोई देर नहीं लगेगी। और इसलिए कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में भी हर एक छात्र छात्रा को आगे आना पड़ेगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाने की अनिवार्यता को भी पालन करना पड़ेगा, सावधानी और सतर्कता हर एक स्तर पर बरतने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। और ये कार्यक्रम अगर निरंतर आगे बढ़ेंगे तो इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। याद रखना, यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है, कई कारणों से है। कोरोना से जूझ रहा है पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा दुनिया, लेकिन सफलतापूर्वक भारत इस लड़ाई को लड़ रहा है, अपने नागरिकों को सुरक्षित भी रख रहा है, साथ साथ कोरोना को परास्त करने के लिए पूरी तत्परता के साथ देख रहा है। इस वर्ष देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की। हमारी रक्षा सेनाएं देश की सीमाओं की रक्षा पूरी मजबूती के साथ कर रही है। कहीं भी देश के अंदर कहीं भी कोई कमजोरी न देखने को मिले। पग पग पर भारत की रक्षा सेनाएं जिस मजबूती के साथ भारत के गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है वो अभिनंदनीय है। और उस अभिनंदनीय कार्यक्रम के साथ इस देश ने इस वर्ष अनेक अन्य उपलब्धियां हासिल की। आज जब हम इस मंच के माध्यम से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का और ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज की प्रतिमाओं को यहां पर स्थापित किए हैं, एक नवीन मंच महाराणा प्रताप का शिक्षा परिषद को यहां पर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर याद रखना, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम भी इस वर्ष प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ हुआ है। और ये सपना ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का था, ये सपना ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज का था, ये सपना देश के पूज्य संतों का था और ये सपना भारत की जनता का था।
जिस सपने को साकार किया है लगभग 500 वर्षों के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने, यह भारत के सांस्कृतिक विजय को आगे बढ़ाने का एक क्रम है, तो साथ ही साथ इस देश को एक लंबे समय के बाद, लगभग 34 वर्ष के बाद एक नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आपको एक नई शिक्षा नीति भी मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल ज्ञान को, सैद्धांतिक पक्ष को ही ध्यान में रख करके नहीं बनाई गई है, बल्कि जीवन के ज्ञान में, ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में क्या महत्व हो सकता है, इस व्यावहारिकता को भी ध्यान में रख करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए मैं चाहूंगा, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई जितने भी लगभग 45-46 संस्थाएं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित होती हैं, और मैं चाहूंगा कि शिक्षा परिषद के अंदर भी अलग अलग संस्थाओं के शिक्षकों की भी एक समिति गठित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए कौन से ऐसे पहलू हैं जिसे शिक्षा परिषद को, यद्यपि पूरी नीति को ही हमें अंगीकार करना है, लेकिन यहां भी अलग अलग टीमें बननी चाहिए अलग अलग कार्यक्रम के लिए, और फिर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कैसे शिक्षा परिषद अपने माध्यम से इसको आगे बढ़ा सकती है, इसको ध्यान में रख करके भी शिक्षा परिषद को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को दुनिया के अंदर फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के उस सपने को साकार करने में अपना योगदान देना है। और इसके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊर्जा के साथ आगे आना होगा। कोविड-19 का खतरा टला नहीं, लेकिन सावधानी और सतर्कता बरतते हुए, तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे। आगामी 10-11 वर्ष के प्रत्येक वर्ष इन लक्ष्यों को आपको प्राप्त करना है। इन 12 वर्षों के दौरान, जब आने वाले 11 वर्ष के दौरान, जब 11 वर्ष के बाद महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपना शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, शताब्दी वर्ष के दौरान उस समय आपके लक्ष्य क्या होंगे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आपके जो प्रयास इस दौरान होने हैं, उन्हें प्रतिवर्ष उनका आकलन करना, उनकी समीक्षा करना, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां पर किस प्रकार की मेहनत की आवश्यकता है, उसके अनुरूप आप सबको तैयार होना होगा। और इसके लिए मैं शिक्षा परिषद के सभी प्रधानाचार्यों को, सभी आचार्यों को, सभी अभिभावकों को और सभी छात्र छात्राओं का भी आह्वान करूंगा, वे सभी इसके साथ जुड़ करके शताब्दी वर्ष की तैयारी के लिए अभी से कार्य करना प्रारंभ करें। और एक एक संस्था समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सके, अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरणादायी बन सके, इस दिशा में हमें अभी से प्रयास करना होगा। और मुझे लगता है जो ये प्रयास आपका होगा, यही प्रयास आपका अपने संस्थापकों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में होगा, क्योंकि श्रद्धांजलि का कार्यक्रम एक शब्दों में वाचिक मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे संस्थापक क्या चाहते थे, हमारी शिक्षण संस्थाओं से कैसे नागरिक जाने चाहिए देश के लिए, इस देश का भविष्य कैसा होना चाहिए, यह तय करने का अधिकार हमारी शिक्षण। अब ये लगाते हैं खुद अपने तो भाई 20 साल। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि कोविड संकट में हमने बहुत कुछ सीखा है और देश में बहुत बदलाव आए हैं, सबको साथ लेकर चलने के भाव से ही सफलता मिलती है, बात सीएम योगी की तरफ से कही गई। और जो विघ्न आए उनको हमने चुनौती मानी और जीत हासिल की। कोरोना संकट में देश के लोग मजबूती के साथ खड़े रहे। कोविड संकट में तकनीक का महत्व सामने आ गया है। ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र उन्होंने किया, आज बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ये बात भी सीएम योगी की तरफ से कही गई। सबको साथ लेकर चलने के भाव से ही सफलता मिलती है। सेना को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हुई है, सेना हमारी लगातार मजबूत हो रही है और ये हमारे पड़ोसी देशों को भी अब एहसास धीरे धीरे होने लगा है कि भारत से
अगर कोई पंगा ले रहा है तो वो कितना मुश्किल भरा हो सकता है।